नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज डे 14 है, ल्यूसेंट का पेज नंबर 14। पिछले लेक्चर में आपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अशोक की धम्म नीति, अशोक के शिलालेख, उनके विषय, अशोक के स्तंभलेख और उनके विषय। इसके साथ जो मौर्य प्रशासन है, अर्थशास्त्र में जो तीर्थ का वर्णन है उसके बारे में जानकारी लेंगे और ये इसकी वर्कबुक है। इस वर्कबुक को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भरने के बाद प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आरंभ करते हैं पेज नंबर 14। अगर किसी के पास ओल्ड एडिशन है तो पेज नंबर में अंतर हो सकता है। हम फिलहाल वो एडिशन इस्तेमाल कर रहे हैं जो नया है, जो मार्केट में सबसे नया एडिशन है। यहां पर एक जानकारी है हमारे पास कि अशोक की बौद्ध धर्म में जो आस्था थी, इसका कोई शिलालेखीय प्रमाण, कोई अभिलेखीय प्रमाण हमारे पास है तो अहरौरा लेख, रुमनदेई स्तंभलेख और निगाली सागर स्तंभलेख, इन तीनों से ही हमें ये जानकारी मिल रही है कि अशोक और बौद्ध धर्म का एक घनिष्ठ संबंध था। अहरौरा लेख में घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। व्यक्तिगत रूप से मतलब यह है कि अशोक एक बहुत ही व्यवहारिक राजा था। कुछ लोग तो बोलते हैं कि वो एक बहुत बेहतर कूटनीतिज्ञ था। उसने अपने व्यक्तिगत धर्म और अपनी प्रजा के धर्म में अंतर रखा। उसने अपने व्यक्तिगत धर्म को लोगों पर थोपने की कोशिश नहीं करी। तो अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। रुमनदेई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख भी बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं, क्योंकि इनसे जानकारी मिलती है कि बुद्ध के जो जन्म स्थान था, बुद्ध के जीवन से में जो महत्वपूर्ण स्थान थे, उनकी यात्राएं करी अशोक ने। इसके बाद देखिए अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं और एक एक लाइन में उनके विषय बताए गए हैं और प्रारंभिक परीक्षा में यह महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अशोक के जो 14 शिलालेख हैं, पहले तो आप उसके बारे में यह समझ लीजिए कि जो 14 शिलालेख हैं तो अलग अलग जगहों से मिले हैं। तो 14 शिलालेख का मतलब यह है कि एक शिलालेख के ऊपर 14 पॉइंट खुदे हुए हैं। हर जगह से आपको ये 14 बिंदु मिलेंगे। तो पहला शिलालेख जो है वो पशु बलि की निंदा करता है। अशोक लोगों से अहिंसक होने के लिए कह रहा है। ये जबरदस्ती पालन कराने के लिए आदेश नहीं दिए गए हैं कि आपको छोड़ देना है पशु बलि देना या आपको मांसाहार छोड़ देना है। वो बाध्य नहीं कर रहा है, वो एक आदर्श स्थिति की बात कर रहा है। और अशोक ये भी एक्सेप्ट कर रहा है कि खुद उसके महल में भी पशु बलि होती है, पशुओं को भोजन के लिए मारा जाता है और उसने धीरे धीरे उनका उपभोग कम कर दिया है। भविष्य में वो उनको भी, जो एक दो पशु मारे जाते हैं, उनको भी मारना बंद कर देगा। दूसरे शिलालेख में मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरे अभिलेख में अशोक अपने अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को यह आदेश दे रहा है कि वो हर 5 वर्ष पर दौरे पर जाएं, अर्थात प्रजा के बीच में जाएं और देखें कि उनको कोई कष्ट है तो उसको दूर करें। चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा कर रहा है। भेरी घोष का मतलब है युद्ध के लिए बिगुल बजा देना। तो अशोक कह रहा है कि अब उसके साम्राज्य में युद्ध भेरियां नहीं सुनाई देंगी, लेकिन
धम घोष सुनाई देगा, अर्थात अशोक ने जो सिद्धांत दिए जिससे कि लोगों का जीवन बेहतर हो सके। धम, धम वैसे प्राकृत भाषा का जो धर्म है और संस्कृत का जो धर्म है वो प्रायवाची ही है। पांचवा, अशोक ने अपनी धम्म नीति, अपने धम्म के सिद्धांतों को लोगों के बीच में फैलाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करी, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। पांचवें अब शिलालेख का विषय है। छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। देखिए, इन शिलालेखों में और भी बातें हैं, यहाँ पर खास खास बातें हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ अतिरिक्त जानकारियां जो मैं दे रहा हूं वो काम आएंगी। सातवें और आठवें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, कब वो कहां जा रहा है। नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, मित्रों के प्रति आपका जो व्यवहार है। 10वां शिलालेख, अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। तो आप चाणक्य को भी याद कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में जब चाणक्य कहता है कि अच्छा वो नहीं है जो राजा को अच्छा लगे, अच्छा वो है जो प्रजा के हित में है, तो यहां पर भी कुछ यही कहा जा रहा है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, धम्म की व्याख्या की गई है कि धम्म का अर्थ क्या है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, महिलाओं के बीच में भी धम्म का प्रचार किया जाए और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात। अशोक अपने समय में जिस भारत पर शासन कर रहा है वो सामाजिक और धार्मिक तौर पर प्लूरल है। वहां पर वैदिक धर्म के अनुयायी हैं, उसमें वैष्णव और शैव हैं, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। इनमें परस्पर सहयोग और संघर्ष दोनों है। वर्ण व्यवस्था भी अपनी जगह पर कायम है। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि अशोक कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है, उसमें धार्मिक उन्माद भी एक चीज है। तो सोचिए कि आज से कितना वर्ष पहले, अशोक की जो टाइमिंग है तो लगभग 2200 साल पहले एक शासक कह रहा है सभी प्रकार के विचारों का सम्मान। दरअसल इस शिलालेख में लिखा गया है कि एक व्यक्ति को दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए और जो दूसरे के धर्म की निंदा करता है वो अपने धर्म का स्वयं शत्रु है। तो इस तरह की बातें अशोक ने कही। 13वां शिलालेख कई बार परीक्षा में पूछा गया है 2 कारणों से। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और उसके पश्चात अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ जब उसने कहा कि अब भेरी घोष नहीं होगा, धम्म घोष होगा, तो ये पूछा गया है कई बार कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है। दूसरे, इसमें उन 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जहां पर अशोक ने अपने धम्म प्रचारकों को भेजा। तो ये 2 अलग अलग पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं। और 14वां शिलालेख, अशोक अपनी जनता को एक धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो 14 के 14 शिलालेख आप एक एक 2-2 लाइनों में याद करने का प्रयास करें। कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा बताने की। आप इसमें कुछ और चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिए। आप कमेंट करेंगे तभी मैं समझ पाऊंगा कि हम और क्या कर सकते हैं। अशोक ने आजीवकों को, आप जानते हैं आजीवक संप्रदाय मगध में एक जमाने में बहुत पॉपुलर था। मखलीपुत गोसाल जब उसके आचार्य थे और बिंदुसार के दरबार में भी आजीवक रहते थे। तो अशोक ने आजीवकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक ने आजीवकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। कहां पर? बराबर की पहाड़ियों पर। बराबर की पहाड़ियों में जो 4 गुफाएं बनवाई गईं उनके नाम कर्ण, चौपर, सुदामा, विश्व झोपड़ी। प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी एक गुफा अशोक ने बनवाई या नहीं बनवाई, क्योंकि अशोक के पौत्र
दशरथ ने भी आजीवकों को नागार्जुन गुफा दान में दी थी। गुफाएं तो बराबर पहाड़ियों में इस तरीके से छोटे छोटे कमरे बना दिए जाते थे, जहां पर एक पत्थर की ही साइड में या सामने सिला या बेंच नुमा बना दिया जाता था। अगर आपने देखा हो किसी स्थल पर जाकर के कि ये गुफाएं कैसी हैं, चाहे यहाँ पर चाहे उदयगिरी में, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह के छोटे छोटे कक्ष होते थे साधुओं के रहने के लिए। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में भी आजीवकों का उल्लेख है और महामात्रों को भी आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। यानी अशोक के समय में बौद्ध धर्म के साथ साथ आजीवक भी प्रभावी थे, इससे पता चलता है। और अशोक एक कट्टर बौद्ध के तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है, वो बौद्ध धर्म का समर्थक है, जबरदस्त समर्थक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु हो जाए। हमें कहीं से भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि वो जो प्रचलित धर्म थे, और चाहे वो ब्राह्मण हो, शैव हो, वैष्णव हो, आजीवक हो, उनके विरोध में नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, जो एफर्ट उसने बौद्ध धर्म के लिए किए, निश्चित तौर पर बाकियों के लिए उस तरह से नहीं किए। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग जगहों पर धम्म प्रचारक भेजे। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उसने, एक मान्यता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अतिशयोक्ति हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में उसने स्तूप बनवाए थे, सत्य है। शिलालेखों के माध्यम से लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में बताना, यह सबसे पहले भारत में अशोक ने ही शुरू किया। अशोक ने अपने शिलालेखों में जिस लिपि का प्रयोग किया, वो लिपि जो आसानी से लोगों की समझ में आए, तो लगभग पूरे उत्तर भारत में उसने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि उसने नॉर्थ वेस्ट के उन इलाकों के लिए प्रयोग में लेकर के आया जहां पर इनको समझने वाले लोग थे, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट मैंने आपको बताया अभी, अफगानिस्तान से लेकर के वर्तमान जो पाकिस्तान वाला इलाका है वहां तक। देखिए, ग्रीक और अरमाइक लिपि का जो इंस्क्रिप्शन है, जो अभिलेख है, वो कहां से मिला है? अफगानिस्तान से। खरोष्ठी, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा पाकिस्तान से, पेशावर के पास, और बाकी पूरे भारत में ब्राह्मी लिपि। यहां पर अर्थशास्त्र में जो प्रशासन है उसके बारे में कुछ जानकारियां हैं, इसको हम जरा अभी थोड़ी देर में देखते हैं। इससे पहले हम अशोक के बारे में कुछ और चीजें देख लें। अशोक के जो अभिलेख हैं, ये मैं आपको शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अशोक के अभिलेख जो हैं वो 3 भागों में विभाजित हैं। शिलालेख हैं, अभी हमने 14 शिलालेख देखे, स्तंभ लेख हैं और गुहा लेख हैं। गुहा लेख जो आजीवकों को उसने गुफाएं दान में दी थी, तो वहां पर उनकी दीवार पर उसने लिखवा दिया। स्तंभ लेख, यहां पर 6 स्तंभ लेखों के बारे में बताया गया है। अब पहले यहां देखते हैं, अशोक के शिलालेख की खोज किसने करी थी? पादेट्री फैनथेलर ने। 14 शिलालेख हम देख चुके हैं। सबसे पहले इसे पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। इससे पहले जो पढ़ने के प्रयास थे वो असफल हो चुके थे। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, 7, जो सिर्फ ब्राह्मी लिपि में है, और ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। लेखों की संख्या 7 है, 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, यानी हर स्तंभ पर 7 लेख हैं। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौसाम्बी में था। इसको अकबर ने इलाहाबाद के किले में रखवाया, पढ़वाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं पढ़ पाए लोग। तो इलाहाबाद, जिसको अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है, इसी के ऊपर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी है, जो कि उसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखी थी।
और इसी के ऊपर जहांगीर का भी एक लेख है, मुगल बादशाह जहांगीर। तो इस प्रयाग स्तंभ लेख के ऊपर 3 लेख हैं, अशोक का, समुद्रगुप्त का, जहांगीर का। दिल्ली टोपरा 2 जगहों का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली टोपरा इसलिए कि ये टोपरा में था, वहां से इसको दिल्ली लाया गया। मंगवाने वाला शासक था दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक। ऐसे ही दिल्ली मेरठ भी पहले मेरठ में था और फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली मंगवाया। पढ़ने के प्रयास करवाए गए, सफल नहीं हुए। रामपुरवा बिहार के चंपारण में है। लौरिया अरेराज, ये भी बिहार के चंपारण में है। लौरिया नंदनगढ़ बिहार के चंपारण में है। और लौरिया नंदनगढ़ पर हमें मोर का चित्रण मिलता है, और मोर मौर्यों का राज चिन्ह था। जिन लोगों ने मौर्य वंश को पढ़ा है ठीक से, तो वो जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति को लेकर के जो मतभेद हैं, तो उसमें एक विचार ये भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य मोर पालकों के गांव से संबद्ध था। तो मोर जो है वो मौर्यों का राज चिन्ह भी था। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, फैक्ट के तौर पर आप याद रखिए। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। सबसे छोटा अभिलेख स्तंभ लेख रोमनदेई है। रोमनदेई में ही सूचना मिलती है कि लुम्बिनी में जब अशोक गया धम्म यात्रा के दौरान, तो उसने वहां पर भू राजस्व की दर जो है वो कम कर दी, 1/8 कर दिया, और लुम्बिनी ग्राम का जो धार्मिक कर है वो उसने माफ कर दिया। अब आप देखिए, अशोक सबसे बड़े बौद्ध धर्म के समर्थकों में से है। वो उन स्थानों की यात्रा कर रहा है जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, लेकिन व्यवहारिक शासक है, वो ज्यादा टैक्स माफ करने के मूड में नहीं है। भू राजस्व की दर को उसने कम कर दिया, 1/8 कर दिया, और बलि जो कि एक स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था उसको माफ कर दिया। एक जगह है महास्थान, इस समय बांग्लादेश में है। वहां से एक ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जो मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण देता है। और सोहगौरा, दरअसल 2 ताम्रपत्र अभिलेख हैं, महास्थान और सोहगौरा। महास्थान बांग्लादेश में है, सोहगौरा आपके उत्तर प्रदेश गोरखपुर में है। और दोनों से लगभग एक जैसी जानकारी मिलती है कि विपत्ति के समय, जैसे कि अकाल या सूखा जैसे स्थिति में, राज्य राहत कार्य किया करता था। प्रथम पृथक शिलालेख, अशोक ने जो 14 शिलालेख लिखवाए थे उसमें से 13वें में उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया था, और 14वें में उसने जनता को शांति से धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए कहा था। तो ये समझते हुए कि अशोक कितना व्यवहारिक शासक था, उसको पता था कि कलिंग के लोगों को अगर वो उपदेश देने जाएगा, उसने कलिंग युद्ध का वर्णन कर रखा है, तो लोग अभी अभी युद्ध से उबरे हैं, वो बुरा भी मान सकते हैं। तो पूरे भारत में वो बता रहा है कि कलिंग युद्ध हुआ, और देखो अगर आप लोग विद्रोह करोगे तो यही होगा, विद्रोह को दबाया जाएगा। तो कलिंग में वो 13वां अभिलेख हटा देता है, उसकी जगह प्रथम पृथक शिलालेख, ये सिर्फ कलिंग वाले इलाके में, वहां पर वो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का कंधार से सारेकुना से एक अभिलेख मिला है जो ग्रीक और आर्माइक भाषाओं में है, क्योंकि उस क्षेत्र में इन भाषाओं को समझने वाले लोग थे। उच्च पदों पर जब नियुक्तियां होती थीं, जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, पुरोहित की नियुक्ति, तो काफी जांच पड़ताल होती थी। इसको उपधा परीक्षण कहा जाता था। ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि मौर्य प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए
जो परीक्षण होता था उसको क्या कहते थे? उपधा परीक्षण। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, 12, 16, 20 एक छोटा समूह हुआ करता था। अर्थशास्त्र में जो सबसे शीर्षस्थ अधिकारी हैं उनको तीर्थ कहा गया है, महामात्र भी कहा गया है, और इनकी संख्या 18 थी। गुप्तचरों को चर कहा गया है अर्थशास्त्र में। 5 प्रांत थे, कल वाले लेक्चर में हमने देखे थे मौर्यों के 5 प्रांत, उनकी राजधानियां भी देखी थी। एक शब्द मिल रहा है चक्र, जो प्रांत के लिए इस्तेमाल किया गया था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र थे, आमतौर पर ये राजा के पुत्र होते थे। राष्ट्रिक भी कहा जाता था इनको, राष्ट्रिक। प्रांतों को प्रशासन की सुविधा के लिए छोटे छोटे जिलों में बांटा गया था, और ये जो शब्द है विषय, ये पूरे प्राचीन भारत में जिले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। विषय का अध्यक्ष विषयपति होता था। ग्राम हमेशा से ही प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, आज भी है। मुखिया ग्रामिक कहलाता था। एक अधिकारी जिसका नाम था गोप, ये 10 गांव से राजस्व वसूलने और प्रशासन करने के लिए जिम्मेदार था। गोप परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है। मेगस्थनीज हमें एक जानकारी देता है कि जो बड़े नगर थे उनका प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, एक नगर पालिका प्रकार का सिस्टम समझ लीजिए, जो 6 समितियों में विभाजित था। यानी हर समिति में 5 सदस्य हो सकते थे, और ये वो समितियां हैं। इन समितियों का नाम नहीं है, इनकी संख्या है कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, और फिक्स है कि पहली समिति उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख, देखरेख का मतलब कि व्यापार के सिलसिले में या धार्मिक जानकारियां हासिल करने हेतु, तीर्थ यात्राएं करने हेतु अगर कोई विदेशी पाटलिपुत्र में या उज्जैनी में या उस समय के तक्षशिला में जो बड़े नगर थे वहां पर आ गया है, तो उस पर नजर भी रखी जाए देखरेख के साथ साथ। जन्म मरण का विवरण रखना। तो क्या मौर्य जनगणना करवा रहे थे? कम से कम वो एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे, जिससे उन्हें पता रहे कि कितने लोगों का जन्म हुआ है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है। व्यापार और वाणिज्य की देखभाल के लिए समिति थी। निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, कि आप मिलावट तो नहीं कर रहे हैं, और बिक्री कर वसूल करना, इसके लिए 6ठी समिति थी। मौर्य काल में बिक्री कर, सेल टैक्स न देने पर मृत्यु दंड तक का प्रावधान था। इतना कठोर प्रावधान प्राचीन भारत में किसी भी अन्य राजवंश में नहीं देखा गया है। ये देखिए, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था और बचाने वालों को मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था। अब इसके बाद इस पेज पर हमारे पास जो जानकारी बचती है वो है मौर्य प्रशासन में 18 तीर्थ और उनके विभाग। कभी कभी यहां से प्रश्न आ जाता है कि किस तीर्थ का क्या विभाग था। देखिए, तीर्थ जो हैं उसमें मंत्री यानी प्रधानमंत्री, राजा का मुख्य सलाहकार, और अन्य जो तीर्थ हैं या अधिकारी हैं या मंत्री हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और राजा और अन्य लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करना। पुरोहित, धर्म और दान विभाग का प्रधान, सेनापति, यहां तक चीजें आसान हैं। सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज। युवराज के आगे लिखा गया है राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र, लेकिन राजा के तो कई पुत्र हो सकते हैं। बिंदुसार के कहा जाता है 100 पुत्र थे, हम उनमें से 3-4 के बारे में जानते हैं। तो क्या सभी राजपुत्र युवराज थे? नहीं। युवराज का जो ओहदा था, युवराज, क्राउन प्रिंस कह सकते हैं आप, राजकुमारों में वो
जिसकी घोषणा कर दी गई हो कि ये अगला उत्तराधिकारी होगा, ये अगला राजा होगा। तो युवराज को भी प्रशासन में लगा दिया जाता था, बाकी मंत्रियों के साथ वो एडजस्टमेंट कर ले। दौवारिक, राजकीय द्वार रक्षक। राजकीय द्वार रक्षक का मतलब क्या हुआ? राजा के महल और राजा के महल की सुरक्षा के लिए जो सैनिक टुकड़ी तैनात होती थी, उनका बॉस, उनका हेड। अंतर्वेदिक, आपको कुछ नामों में अंतर भी मिल सकता है, किसी और किताब में कोई और नाम भी हो सकता है। अंतःपुर का अध्यक्ष, राजा का परिवार, महिलाएं, बच्चे, उस वाले हिस्से की देखभाल करने वाला, उसका हेड। बहुत महत्वपूर्ण में समाहर्ता और सन्निधाता हैं। समाहर्ता टैक्स कलेक्टर है, बट ये साधारण, देखिए ये तीर्थ हैं, ये मौर्य साम्राज्य में मंत्री हैं, तो पूरे मौर्य साम्राज्य में जितने भी टैक्स कलेक्टर होंगे वो सब इसके अधीन होंगे। तो पूरे साम्राज्य में टैक्स व्यवस्था को देखने वाला, आय का संग्रहकर्ता। सन्निधाता कोषाध्यक्ष है, ट्रेजरार है। प्रशासता, प्रदेष्टि, पौर, व्यवहारिक, नायक, कर्मांतिक, इस तरीके से आपको यहाँ पर 18 तीर्थ मिलते हैं। तो जीएस के लिए मेरी सलाह है कि कुछ खास आप एक बार सबको देखें, लेकिन समाहर्ता, सन्निधाता, इसके अलावा दुर्गपाल और अंतपाल, इनको खास तौर पर देखें। दुर्गपाल जो देश के अंदर दुर्ग, किले बने हुए थे, जो उनका कमांडर, उनकी देखभाल करने वाला। अंतपाल जो सीमावर्ती इलाकों में दुर्ग थे, उनका रक्षक। या कर्मांतिक भी पूछा गया है, उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष। तो 18 के 18 तीर्थ तो मैं नहीं कहूंगा कि आप याद करें, लेकिन फिर भी समाहर्ता, सन्निधाता, दुर्गपाल, अंतपाल, कर्मांतिक, ये 5 जरूर देख लें। अब इसके बाद देखिए, ल्यूसेंट पेज नंबर 13 पर मौर्य काल की शुरुआत हुई थी, 14 पर भी ये कंटिन्यू है, और ये 15 पर भी कंटिन्यू रहेगा। पेज नंबर 15 पर जाकर के ये खत्म होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।